सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह के नए प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आलोक शर्मा को। तो अभी केंद्र सरकार ने आलोक शर्मा को विशेष सुरक्षा समूह यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। देखो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करें तो ये एक सरकारी एजेंसी है जो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो प्रधानमंत्री जी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा सुरक्षा दी जाती है, चाहे फिर वो भारत में हो या विदेश में हो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1985 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अब इसके नए हेड बन गए हैं अशोक शर्मा। और याद रखना एक पॉइंट कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वैसे तो 1991 से 2019 तक सोनिया गांधी और उनके जो बच्चे हैं राहुल गांधी और गांधी, इनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। पर 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने उनकी ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा है इसको रद्द कर दिया था और उसकी जगह Z+ सुरक्षा उनको दे दी गई। ये कारण है, इसलिए मैंने आपको ये लाइन कही कि अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं केवल वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स ये सुरक्षा देता है। तो इस प्रश्न में आलोक शर्मा का नाम आपको याद रखना है। बाकी अरिंदम बागची नाम याद है आपको? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये बने। राजेश नाम्बियार की बात करें तो नेस्कॉम के ये अध्यक्ष बने। और रघु श्रीनिवासन की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके नए चीफ ये बने थे 28वें नंबर के। तो ये नाम न्यूज़ में थे, इनको भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा भारत में। तो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन ये भारत में हुआ। और भारत में भी कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ। ये 15 से लेकर 18 नवंबर 2023 तक। और इसका आयोजन किया किसने? तो प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया। ये क्या है? ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौधों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने वाली एक संस्था है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा? पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको 2023 की जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं वो आपको रिवाइज कराऊंगा। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो जब भी समिट वाला प्रश्न आता है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स रिवाइज कराता हूँ। लेकिन आज खास बात क्या है? आज नए क्वेश्चन आएंगे, नई शीट में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि पुरानी वाले हमने इतनी बार रिपीट कर लिए कि वो आपको याद हो गया होगा। तो अभी कुछ नए क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि आपको याद है वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था कहाँ पे? वाराणसी में। और याद रखना फरवरी 2024 में भारत टेक्स 2024 का आयोजन ये होगा नई दिल्ली में। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? यूके में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी ये करेगा कौन? लाओस। और 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हाथ में है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 4 सालों के लिए। उसके अलावा प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात ही। और दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये 5वां संस्करण था। और मशीन कैन सी 2023 समिट ये हुआ था दुबई में। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की गई। तो सम्मेलन समिट से संबंधित 10 नए प्रश्न हमने देखे और अब इस शीट को हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे इसका 5-6 बार ताकि ये आपको याद हो जाए। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 नवंबर को। तो हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है। मृगी एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि मस्तिष्क संबंधित समस्या है
तो इस दिन को मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है सन 2009 में, मुंबई में मुख्यालय है और स्थापना की थी डॉक्टर निर्मल सूर्य ने। वैसे आपको बता दूं 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। और नेशनल स्टूडेंट डे हम भारत में कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। किनकी जयंती होती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती होती है, वो भी ध्यान रखना पॉइंट। अच्छा चलो, अब नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, शाकाहारी दिवस मनाया। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और वर्ल्ड COPD डे। 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे और 16 को ही विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया था। तो ये आपके नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका 668 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ टॉपर बना हुआ है। चाइना 172 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। और अगर बात करें कि भारत के यूनिकॉर्न ये ग्लोबल यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में कितने प्रतिशत का योगदान देते हैं? तो आंसर होगा 5%। और 2023 में भारत की कितनी स्टार्टअप या कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं? तो आंसर होगा मात्र 2। 2023 का पहला कंपनी जो यूनिकॉर्न बना था वो जेप्टो था और अभी दूसरा हमने पढ़ा था इनक्रेड फाइनेंशियल था। यूनिकॉर्न में आपको बता चुका हूं किस कंपनी को, किस स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं, जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा होता है। अब देखो, रैंकिंग वाला प्रश्न है, तो 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हमने पढ़ी है करंट अफेयर्स में, वो एक साथ में आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। जैसे अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमने देखी, उसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है। इसके अलावा 126वें स्थान पर एक और जगह भारत है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, उसमें भारत 126वें स्थान पर है, तो टॉप पे आइसलैंड है। और एक और जगह टॉप पे आइसलैंड है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, उसमें टॉप पे तो आइसलैंड है, लेकिन उसमें भारत 127वें स्थान पर है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 हमने पढ़ा, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे तो भारत 67 नंबर पर है, टॉप पे स्वीडन है। इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। उसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में बात करेंगे, भारत 131 नंबर पर है, तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में बात करेंगे तो उसमें भी भारत तीसरे स्थान पे था, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत। वर्ल्ड बैंक का जो रसद प्रदर्शन सूचकांक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भारत 38 नंबर पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है, तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। या इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें भारत 111वें स्थान पर है, तो टॉप पे बेलारूस है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 नंबर पर है, तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 45 नंबर पर है, तो टॉप पे नीदरलैंड है। एक ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स भी हमने देखा, उसमें भारत 64 नंबर पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। तो ये 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, वो मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं। चलो फिर बताओ, अभी जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की स्टेचू लगेगी? तो आंसर होगा विराट कोहली। अभी आपको पता है भारत और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल हुआ था उसको जीता तो भारत नहीं था, और उसमें हमने पढ़ा था विराट कोहली ने उसमें यानी कि वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे किए थे। तो अब विराट कोहली की मॉम की प्रतिमा
जयपुर के वैक्स म्यूजियम में लगाई जाएगी। और ये वैक्स म्यूजियम कहाँ पर है? जयपुर के नाहरगढ़ किले के भीतर है। और अगर मान लो और डीप में जाकर के एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इनकी जो वैक्स की प्रतिमा है इसको कौन तैयार कर रहा है, तो मूर्तिकार गणेश और लक्ष्मी नारायणन वो इनकी वैक्स मूर्ति को, वैक्स स्टेचू को तैयार कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, इनसे पहले भी कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का मोम का पुतला पहले से ही इस म्यूजियम में है। इस म्यूजियम में वैसे टोटल 43 मोम की प्रतिमाएं हैं। अब मैं 2-3 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, उनके उत्तर देना आप। अभी सचिन तेंदुलकर की स्टेचू ये स्थापित की गई किस स्टेडियम में, ये बताओ। और भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम स्टेचू ऑफ बिलीव, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट है, यानी कि 112 मीटर है। ये कहां पर है? ये 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके उत्तर दो। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सरकार के द्वारा राज्य के वंचितों के लिए गेहूं और आटे की मुफ्त होम डिलीवरी सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की शुरुआत 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर की जा रही है। और पंजाब आटा दाल योजना के तहत होम डिलीवरी ये अगले साल जनवरी से शुरू होगी। इस पहल के तहत राज्य में 1.42 करोड़ प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना प्राप्तकर्ताओं को आटा प्रदान किया जाएगा। एक तो ये बात याद रखना। और एक और मैं आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न बता रहा हूं कि अभी केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत देते हुए भारत आटा लॉन्च किया है। मतलब भारत आटा ब्रांड नेम से देश भर में 27.5 रुपये प्रति किलो के रेट से गेहूं का आटा दिया जाएगा। और इसे खरीदने के लिए आपको दुकान पे राशन कार्ड आपका दिखाना होगा, फिर आप खरीद पाओगे। वैसे अगर मार्केट में आप ऐसे आटा खरीदने जाते हो तो 36 रुपये से लेके 70 रुपये प्रति किलो तक आटा आपको मिलता है। अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है, लेकिन इतनी रेट तक आता है। लेकिन सरकार ने जो अभी ये भारत आटा ब्रांड नेम से जो गेहूं का आटा भी लॉन्च किया है वो 27.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देंगे। अब बात यहाँ पे पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री कौन हो गए? भगवंत मान हो गए और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। वैसे अभी आपको याद होगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा ये कहाँ पे लगाया गया था? अमृतसर में। इसकी ऊंचाई है 418 फुट। तो अमृतसर में भारत पाक अटारी सीमा पर इसे लगाया गया। और किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई थी? तो पंजाब की फिरोजपुर में। अभी पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ पे खोला गया? अमृतसर में ही। अभी पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान भी चलाया था। और राइट टू वर्क पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था पंजाब। अच्छा, रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह जी। इन्होंने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया था? चंडीगढ़ में किया था। वैसे पंजाब के 5 बार जो मुख्यमंत्री रहे थे प्रकाश सिंह बादल, उनका भी निधन हो गया। झींगा मेले का आयोजन कहाँ होता है? पंजाब में होता है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। अभी एक विधायक एक पेंशन योजना यहीं पे लॉन्च हुई थी। और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कहाँ पे बना? पंजाब के संगरूर में। बाकी लोक मलिनी योजना ये कहाँ की है? पंजाब की है। पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। और पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया था। मेरा घर मेरा नाम योजना, और आपको याद होगा मिशन लाल लकीर योजना यहाँ पे चलती है, लेकिन अभी उसका नाम बदल करके मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया। और पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गतका है। तो इन सब कारण से पंजाब न्यूज में था, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे कि छठ पूजा उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है? तो आंसर होगा सूर्य देवता। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वैसे ये छठ पूजा उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। और इस उत्सव में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अभी 17 नवंबर को ये उत्सव मनाया गया। तो छठ पर्व ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक पर्व है। इस छठ पूजा उत्सव में सूर्य देवता की आराधना तो की ही जाती है, साथ में ये छठ के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसे छठी मैया को भी समर्पित किया जाता है। और ये छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो हमने 2023 में मनाए हैं। जैसे कि लोसर फेस्टिवल,
ये हमने मनाया लद्दाख में। लद्दाख से आपको याद आएगा यहाँ पे जांस्कर फेस्टिवल हमने मनाया, हेमिस फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, एक स्पितुक गस्टर फेस्टिवल यहाँ पे मनाया था। बाकी वांगला उत्सव ये मेघालय का है, लूसाफोन महोत्सव है गोवा का, संगाई फेस्टिवल मणिपुर का है, मणिपुर में योसांग महोत्सव भी हमने मनाया, हुनथड़ो महोत्सव मनाया, मेरा होचोंगबा उत्सव हमने यहाँ पे मनाया अभी। बाकी अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव ये मनाया हमने केरल में, धानु यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया हमने, चेरचेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव भी मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। बिहू फेस्टिवल हमने असम में मनाया, माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में, और चिथिरई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में अभी हमने आदि पेरक्कू महोत्सव भी मनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव है, उत्सव है, इनको ध्यान में रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने वर्चुअली यानी कि आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है, और ये दूसरे नंबर का है। तो पहले नंबर का आपको याद होगा इसी साल के स्टार्टिंग में पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भी भारत ने ही की थी, वो भी वर्चुअली ही की थी। और वर्चुअली मतलब फिजिकली रूप से हम कहीं पे इकट्ठे होकर के हमने मीटिंग नहीं की थी, हमने ऑनलाइन की थी, डिजिटली, जिसे हम कहते हैं वर्चुअली। तो अभी इस दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, और इसकी थीम है सबके विकास के लिए सबका साथ, टुगेदर फॉर एवरीवन्स डेवलपमेंट। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं, हितों और प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करना। तो ये ध्यान में रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अशोक वासवानी को। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने अशोक वासवानी को अपना एमडी सीईओ नियुक्त कर लिया है। वे उदय कोटक का स्थान लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसकी स्थापना होती है 1985 में। मुंबई में मुख्यालय है, और इसका टैगलाइन होता है लेट्स मेक मनी सिंपल। आपको याद हो तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक फिन नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। बाकी बात करें तो विजय कुरियन अभी साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने थे। संजीव मंत्री आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने, तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता लेखक एएस ब्याट का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो ब्रिटिश उपन्यासकार हैं एएस ब्याट, जिनका अभी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दूं, उन्हें 1990 में बुकर पुरस्कार मिला था उनके उपन्यास पोजीशन के लिए, और उनकी एक बुक है द चिल्ड्रंस बुक, वो भी काफी फेमस है, या इस बुक के लिए ये काफी फेमस है। एएस ब्याट, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी 2023 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला था। मैं आपको हिंट दे दूं, वो बुल्गारिया देश के लेखक हैं। अब आप उनका नाम बताइए और उनके नोवेल का नाम बताइए जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला। वैसे अभी आपको बता दूं, अभी एक कला इतिहासकार हैं बीएन गोस्वामी, उनका भी निधन हो गया। वैसे उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और अभी लेटेस्ट उनकी किताब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो किताब अभी अक्टूबर में लॉन्च की गई थी। उस बुक का नाम है द इंडियन कैट स्टोरीज, पेंटिंग्स, पोइट्री एंड प्रोवर्ब्स। और इन्हें आपको बता दूं 1998 में पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण सम्मान मिला था। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। भूल जाते हो आप लोग, या तो मैं वीडियो के बीच में बिल्कुल भी आपको लाइक और शेयर के लिए बोल करके डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो आप इसे अपनी ड्यूटी समझ करके ईमानदारी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया कीजिए स्टार्टिंग में ही। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कोई भूल जाते हैं तो मैं याद दिला ही देता हूँ लास्ट में, क्योंकि आप सभी अगर लाइक करोगे वीडियो के तो हमारा जो लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, वो पूरा हो जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर।
चलो फिर बताओ अभी किसे महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा सुरेश वाडकर को। फिर बताओ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 का आयोजन होगा कहाँ पे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। स्पेन के प्रधानमंत्री फिर से बन गए पेड्रो सांचेज। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया आपने 16 नवंबर को। और शीतल महाजन का संबंध किससे है, स्काई डाइवर है ये। भारतीय नौसेना में चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट शामिल हो गया, नाम बताओ। INS अमीनी। और भारत की पहली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट अकादमी ये किस राज्य में खोली जाएगी, उड़ीसा में। किस देश ने चक्रवात मीधिली का नाम दिया, तो आंसर होगा मालदीव, बंगाल की खाड़ी में उठाइए। और हाल ही में चर्चा में रही सिल्क यात्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, जो अभी ढह गई थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना, तो आंसर होगा हेलुसिनेट। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन सा, तो आंसर होगा हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।